सर एक्चुअली मैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो फुटबॉलर है उसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ सर। तो मैं सर उनकी आइडियोलॉजी सर सेल्फ बिलीफ उस पर मैं बहुत विश्वास करता हूँ सर कि अपने पे भरोसा रखो और तुम्हें मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अगर तुम पढ़ रहे हो और हार्ड वर्क कर रहे हो बट अगर तुम अपने पे भरोसा नहीं रख पा रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर तुम सेल्फ बिलीफ करोगे तभी तुम अपने कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और तुम वही कॉन्फिडेंस पेपर में रिफ्लेक्ट कर पाओगे सर। Hello everyone, welcome to Chamomile TV Toppers, an initiative by an academy. I'm Jaspal Singh, your educator and mentor. I'm an ex-IAS officer and been teaching for GATE, EAC and several other competitive examinations for more than 11 years now. I have with me Sudhanshu Mahajan, who himself had cleared engineering services and secured All India rank 4 in EAC 2021. I hope you will be inspired by his journey, his preparation strategy, and will inculcate all his messages in your preparation also. So, I would like to welcome Sudhanshu. First of all, many congratulations on this your huge achievement. All India rank 4. मतलब बहुत बड़ी बात होती है एंड कोइंसिडेंटली मेरी रैंक भी 4th ही थी, सो वी बोथ शेयर अ कॉमन रैंक. सो सुधांशु, आप ये बताएंगे कि आपने जब ये रिजल्ट देखा अपना, तो उस समय पहली चीज़ आपके माइंड में क्या आई थी? सर पहली चीज़ तो सर मैंने अपने फ्रेंड से सुना था कि मेरा रिज़ल्ट आ गया है और मुझे उनका यही था रिस्पांस कि भाई अच्छा किया तुमने, बहुत सही किया, बट मैंने रैंक नहीं देखा था अपना. तो जब मैंने लिस्ट खोली तो आई कुडंट बिलीव कि रैंक 4 आई है मेरी, क्योंकि आई वॉज श्योर कि सिलेक्शन होने के चांसेस हैं, बट रैंक 4 वॉज समथिंग ऑफ अ ड्रीम सर. A single digit rank is always a big achievement in any of the competitive examination. Yes, sir. Okay, what was the reaction of your family members, your friends? Sir, actually I couldn't meet them for about 2 hours. I was outside. तो जब मैं उनसे मिला तो उनका एक्सप्रेशन मतलब एक रिलीफ प्लस हैप्पीनेस, क्योंकि सर लॉन्ग प्रोसेस रहा काफ़ी मेरा, तो उनकी काफ़ी हैप्पीनेस थी सर. ओके, आपने कहा लॉन्ग प्रोसेस रहा. वी वुड लाइक टू हेयर अबाउट योर ब्रीफ हिस्ट्री. आप अपनी स्कूलिंग के बारे में कुछ बताएंगे? यस सर. सर मैंने 10th तक सेंट पीटर्स हाई स्कूल से किया है. 12th मैंने KNIT जम्मू से किया है. उसके बाद आई जॉइंड NIT श्रीनगर 2014 से 2018 पास आउट. So after that I started preparing for engineering services examination. ओके सर. और कॉलेज कहाँ से किया आपने? सर NIT श्रीनगर से 2014 से 2018, और अब प्रेजेंटली अभी मैं IIT मद्रास से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में कर रहा हूँ मास्टर्स कर रहे हैं आप? जी सर. ओके, सो यू हैव डन योर बैचलर्स फ्रॉम NIT. यस सर. ओके, तो आपने बोला 2018 में आपने मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी. जी सर. तो ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था? नो सर. सर ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था. फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, मेंस में आउट हुआ. सेकंड में प्रीलिम्स मेंस दोनों हुआ, बट इंटरव्यू में आउट हुआ. इस बार तीनों क्लियर हो गए, मतलब ग्रेजुअली सर. ग्रेजुअली आपने हर स्टेज को क्लियर किया. इट मीन्स यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ ऑल दी स्टेजेस. आपके पास एक्सपीरियंस है हर एक स्टेज का. तो डेफिनेटली जो बाकी लर्नर्स हैं उनको भी पता चलेगा कि किस तरीके से हमें अपनी गलतियों को अवॉइड करना है और उसको इम्प्रूव करना है इस तरीके से कि हम फाइनली क्वालिफाई हो पाएँ. तो जैसे आपने बोला ये 3rd अटेम्प्ट था आपका. तीनों अटेम्प्ट में आपको बेसिक डिफरेंस या बेसिक शिफ्ट कहाँ दिखा? सर फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मेरा इतना प्रिपरेशन नहीं था, क्योंकि मैं मेंस में आउट हुआ जब, तो मुझे दिख गया कि मेंस का लेवल काफ़ी अबव है एज़ कम्पेयर टू प्रीलिम्स. तो आपको थॉरो स्टडी करनी है. आप एग्जैक्टली लाइक प्रीलिम्स इज़ मोस्टली अबाउट फार्मूलाज. आपको जितने फार्मूलाज याद हैं, कितने आपको कंसेप्ट अप्लाई करना है फार्मूलाज को. बट मेंस इज़ अबाउट थॉरो स्टडी. आप कितना कंसेप्ट को अप्लाई कर सकते हो, कितना उसको थ्योरेटिकल नॉलेज आपको है बैकग्राउंड. क्योंकि सर आपको आंसर लिखना है, सॉल्व करना है, आपको एक स्टेप से फाइनल स्टेप तक आना है, तो आपको हर स्टेप में आपको कोई मतलब मिस्टेक का चांस नहीं रखना है. ओके, तो एक वो काफ़ी चेंज आ जाता है सर. मतलब थरो नॉलेज होनी चाहिए मेंस के अंदर. यस सर. ओके, तो जैसे आपने बोला कि पहले अटेम्प्ट में आपने प्री निकाला, दूसरे में आपने मेंस निकाला और फाइनली अब तीसरे अटेम्प्ट में आपने तीनों स्टेजेस निकाल ली. यस. तो इफ़ आई स्टार्ट विद दी प्री आपने तीनों बार ही दिया. तीनों बार क्या आपने स्ट्रेटजी सेम रखी और मार्क्स में क्या डिफरेंस था तीनों बार? यस सर. सर फर्स्ट टाइम तो सर टेक्निकल इतना मेरा साउंड नहीं था, तो प्रीलिम्स में मेरा 222 स्कोर था. ओके, बट एट दैट टाइम इट वाज अ गुड स्कोर. जिस हिसाब से सीट्स का था नंबर, उस हिसाब से गुड स्कोर था. अच्छा स्कोर था ये. जी सर.
उसमें मेरा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन था सर 120 इन टेक्निकल एंड 102 इन नॉन टेक्निकल. Which is also good. Yes sir, non-technical was good sir. Good. But in second attempt, my prelim score, I improved my technical as well as non-technical. Non-technical was 105 and technical was 180. So my total came out to 285 sir. Okay. मतलब काफ़ी डिफरेंस आ गया. Yes sir. तो टेक्निकल में काफ़ी मैंने इंप्रूवमेंट की थी सेकंड अटैम्प्ट के लिए. तो फाइनल में सर मेरा नॉन टेक्निकल एक्चुअली इतना अच्छा नहीं रहा था. आफ्टर फर्स्ट पेपर मेरा मुझे लग ही रहा था कि एग्ज़ाम काफ़ी ख़राब गया मेरा फर्स्ट का. तो 80 से 85-90 के बीच में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अपना स्कोर. तो सर बट मुझे था कि टेक्निकल में मैं खींच सकता हूँ मार्क्स. टेक्निकल में मेरे अराउंड 210-215 के अराउंड है. तो टोटल ओवरऑल 300 का टचिंग है सर. ओके, मतलब इस बार आपके और भी इम्प्रूवमेंट हुई बिकॉज ऑफ टेक्निकल ओनली. यस सर, बिकॉज ऑफ टेक्निकल. तो मतलब टेक्निकल हमारा एरिया है, हमारा जोन है, तो इसमें अगर हम मेहनत करें तो उसको स्ट्रेच फॉरवर्ड कर सकते हैं. यस सर. सो अगर हमारे पास टाइम हो टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों में देने के लिए, इट इज़ मोर फ्रूटफुल कि हम टेक्निकल में उसे इन्वेस्ट करें क्योंकि उसमें रिटर्न्स काफ़ी ज़्यादा. यस सर, रिटर्न्स इनफैक्ट मेंस में भी आपका सारा टेक्निकल रहेगा. इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका काफ़ी हद तक टेक्निकल ही रहेगा. ओके. और नॉन टेक्निकल के अंदर जो सिलेबस भी है वो भी कंपैरेटिवली काफ़ी वाइड है. यस सर. तो उसको भी एक्यूमुलेट करने में टाइम का हमेशा इशू रहता है. यस सर. इनफैक्ट मैथ्स एप्टी के अलावा आपको इतना वाइड सिलेबस हो जाता है सर कि आप कवर ही नहीं कर पाओगे. तो आपको सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ने हैं. तो आप सिलेक्टेड टॉपिक्स को आप किसी मटेरियल को रेफ़र कर सकते हो. तो बस उसी को फॉलो करके अगर आपका वो कवर जितना होता है, बाकी आप पूरा टाइम फोकस अपना टेक्निकल पे कर सकते हैं. ओके. तो मतलब आपका मेन फोकस टेक्निकल के ऊपर ही रहता था. यस सर. ओके. व्हाट वाज योर डेली रूटीन? मतलब आपका डेली रूटीन क्या रहता था प्रिपरेशन के टाइम पे, और आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कब करी? मतलब व्हेन यू हैव थॉट कि नहीं मुझे इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करना है. सर आफ्टर कंप्लीटिंग माय बैचलर्स इन 2018 इन अबाउट June in the month of June, I joined coaching institute and I started preparing for this exam. So a span of 6 months I took coaching, then I gave prelims exam. Okay. So after that I was able to clear that. After that I took mains exams, mains coaching also. Okay. तो मेंस में सर मेंस जब नहीं हो पाया तो मैंने फिर अपनी थोड़ी स्ट्रेटजी चेंज की कि मेरा टेक्निकल को थोड़ा साउंड करने की कोशिश की. मेरा कोशिश यही थी कि जितने से मेंस के क्वेश्चन अगर सॉल्व कर पाऊँ मैं नेक्स्ट प्रीलिम से पहले, क्योंकि वही आपके कंसेप्ट को इम्प्रूव करेंगे. क्योंकि प्रीलिम से क्वेश्चन आप मार्क्स तो दिलवा देंगे बट इतना कंसेप्ट इम्प्रूव नहीं कर पाते जितने मेंस के क्वेश्चन इम्प्रूव कर पाते हैं. ओके. सो आपका डेली रूटीन क्या होता था? सर मेरा रूटीन एक्चुअली मैं जल्दी उठने वालों में से बिल्कुल नहीं हूँ सर. मेरा मॉर्निंग वही होता था 10, 11 या 12 में बज जाते थे. बट मेरा ये था कि मैं रात को मैं पढ़ सकता था. तो मेरा मॉर्निंग में स्लो होता था बट मेरा धीरे धीरे प्रोग्रेस पड़ता था. कोशिश होती थी कि जितनी ज़्यादा सेटिंग मैं कर पाऊँ, कितनी एफिशिएंटली कर पाऊँ, वो उतनी मैं करता था सर. ओके. एंड व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी 1 month बिफोर द एग्जामिनेशन? जब एग्ज़ाम आ गया, 1 महीना बचा है मेरे पास, तो उस समय आपने कुछ चेंजेस लाए अपनी प्रिपरेशन के अंदर या कुछ चीज़ों को फास्ट फॉरवर्ड मोड पे लेके गए? सर उस टाइम मेरा मेन फोकस टेस्ट सीरीज़ पे ही था. टेस्ट सीरीज़ से जितनी मैं टेस्ट सीरीज़ में जो गलतियाँ कर रहा हूँ, लाइक कैलकुलेशन इम्प्रूवमेंट जो मैं कर सकता हूँ, लाइक कुछ जैसे हम कह सकते हैं पंप के कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें अंडर रूट कुछ की वैल्यूज़ आपको कुछ याद ही रखनी पड़ती हैं. क्योंकि फोर्थ पावर और फिफ्थ पावर आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए ताकि आपका ऑप्शन के क्लोज आंसर मैच कर जाए. तो वो थोड़ा मैंने उसमें इम्प्रूवमेंट की अपनी कैलकुलेशन में. मेरी कैलकुलेशन एज कम्पेयर वीक थी फर्स्ट अटैम्प्ट से, तो उसको इम्प्रूव किया सेकंड अटैम्प्ट में. ओके. तो सर आपने स्टैंडर्ड रिजल्ट्स याद कर लिए सारे? सर काइंड ऑफ सर, लाइक आपको जैसे पावर 4 का रूट लेना है, 1/4 लेना है, तो कुछ आपको आइडिया होना चाहिए कि किस हद तक आपका आंसर आ सकता है. ओके. सो जब आपका एग्ज़ाम आया उससे 1 हफ्ते पहले कुछ चेंज आया आपके माइंडसेट में? सर 1 हफ्ते पहले तो मेरी पूरी रिवीजन ही थी सिर्फ सर. ओनली रिवीजन? सर मैंने कोशिश की कि जितना हो सके न्यू चीज़ नहीं पकड़ूं. बट हाँ, कहीं कोई टॉपिक दिख जाता है कि जो आपको लगता है कि आ सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि लास्ट वीक में आप छोड़ ही दो उसको कि न्यू टॉपिक सोच के. बट अगर आपको दिख रहा है कि उसमें चांसेस हैं आने के, तो आप एक रीड मार लो ताकि आपके दिमाग में रह जाए. और प्रीलिम्स में मोस्टली यही होता है, अगर आपको आइडिया है आप क्वेश्चन कर सकते हो. ओके. जी सर. और कोई प्रेफरेंस था आपके टॉपिक्स के ऊपर या सब्जेक्ट्स के ऊपर कि इन सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस देना है या इन सब्जेक्ट को हम अगर कम फोकस दें तब भी काम चल जाएगा हमारा? सर एक्चुअली मेरा थोड़ा पेपर 1 जो मेंस का होता है जैसे स्ट्रक्चर वगैरह, उनकी साइड इंक्लिनेशन थोड़ी ज़्यादा थी. बट प्रीलिम्स में उसका उतना स्कोरिंग नहीं आती सर.
तो आपको प्रीलिम्स में आपको थोड़ा जियोटेक, हाईवे, इन सब्जेक्ट्स की थोड़ी वेटेज ज़्यादा पेपर 2 का यस वेटेज। पेपर 2 इनफैक्ट सॉम को छोड़ के सर बाकी मोस्टली पेपर 2 ही ज़्यादा आता है। ओके। तो आपको वो बैलेंस रखना पड़ता है, बट मैं शुरू जब करता था मैं पेपर 1 से शुरू करता था प्रिपरेशन अपनी। ओके। और क्या मटेरियल फॉलो करते थे आप? कोई स्पेसिफिक मटेरियल, कोई बुक या नोट्स? सर कोचिंग मटेरियल का थोड़ा जो आपने जैसे मुझे पढ़ाया था तो मैं उसको फॉलो करता था। ओके। तो उसके अलावा मैं टेक्स्ट बुक, अगर मुझे कोई कॉन्सेप्ट में डाउट आता तब मैं टेक्स्ट बुक खोलता था। नहीं तो मुझे लगता है कि आप सीख तो बहुत जाओगे टेक्स्ट बुक से, बट आपकी वो पेस बहुत स्लो कर देगा, क्योंकि इतनी नॉलेज होगी आप में, आप कितना ग्रास्प कर पाओगे, और वो कंसाइज फॉर्म में कंसाइज फॉर्म में नहीं होगा सर। और क्या रेलेवेंट है, क्या रिलेवेंट है क्या नहीं है, वो भी नहीं पता। एग्जाम पॉइंट। एग्जैक्टली। क्योंकि काफ़ी लर्नर्स ये पूछते हैं कि वेदर वी हैव टू फॉलो द टेक्स्ट बुक और नॉट, या हमें सिर्फ जो नोट्स हमारे पास अवेलेबल है उसी को फॉलो करें। सो इफ़ यू आर अ बिगनर, आपके पास टाइम है, सेकंड थर्ड ईयर में आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, तो आप टेक्स्ट बुक फॉलो कर सकते हैं। पर अगर आप बिल्कुल पीक पे जाके एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया या फोर्थ ईयर में आप ड्रॉप ले रहे हैं, तो उस समय पे एडवाइजेबल नहीं होगा कि टेक्स्ट बुक में जाए हम। तो उस समय हमारे नोट्स ही मोर देन सफिशिएंट होते हैं। एग्जैक्टली। एंड व्हाट वाज योर पैटर्न ऑफ योर रिवीजन? मतलब किस तरीके से आप रिवीजन करते थे, या रिवीजन की सिग्निफिकेंस क्या थी आपकी प्रिपरेशन के अंदर? सर आई बिलीव कि जो मैं टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन गलत होते थे उनको अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड करता था उनको, जो नॉट लाइक कि जो क्वेश्चंस न्यूमेरिकल है उनको ऐड करने का कोई मतलब नहीं है। ओके। तो आपको बस थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो आपको लगता है कि अच्छे क्वेश्चंस हैं, जो आपको पता है कि दोबारा आप भूल जाओगे, उनको तो आपको ऐड करना ही है। तो चांसेस आपको है कि आपको रिवीजन के टाइम वो आपके सारे क्वेश्चन रिवाइज होने चाहिए जो आपने पहले गलत कर चुके हो आप। क्योंकि अगर आपने एक बार वो रिवाइज कर लिया तो आपको एक कॉन्फिडेंस आता है कि ये क्वेश्चंस तो आएंगे तो ये तो मैं कर ही लूँगा। तो अगर जो नया भी कोई क्वेश्चन आता है तो चांसेस होते हैं कि मोस्टली नहीं पढ़े होते हैं बच्चों ने, तो नए क्वेश्चंस तो सबके लिए न्यू ही होंगे। तो आपको ये है कि जो आप कर रहे हो कम से कम वो आप पूरा अच्छे से करो, ताकि वो आपको उधर से आपकी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मतलब यू हैव टू फोकस मोर ऑन द कंटेंट व्हिच इज अवेलेबल विद अस। यस सर। मतलब अगर कोई आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन आ भी जाता है तो वो सबके लिए मुश्किल वो होगा, सबके लिए ही सेम होगा। अगर वो नहीं होगा तो सबसे ही नहीं होगा। सबसे नहीं होगा। तो मतलब वी हैव टू फोकस मोर ऑन द कंटेंट व्हिच इज अवेलेबल विद अस। अगर हम उसी में एक्सपर्टीज कर लें अपनी, तो मेरे ख्याल से वो भी सफिशिएंट होता है एक अच्छी रैंक लाने। यस सर, मोर देन इनफ होता है। आप जितना कर सकते हो अपना, मतलब कि रिवीजन को काफ़ी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए कि जो टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको आप कितने अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो, दोबारा रिवाइज कर रहे हो, अपने फॉर्मूलेज को कितने अच्छे से रिवाइज कर रहे हो। प्रीलिम्स में आपको फॉर्मूला अगर आप और कितने वाइड वैरायटी ऑफ फॉर्मूलाज आप पढ़ भी पा रहे हो। एग्जैक्टली। यस सर, और रिटेन कर पा रहे हो उनको। एक ये भी डाउट होता है काफ़ी लर्नर्स का कि शॉर्ट नोट्स बनाए नहीं बनाए, बनाए तो कब बनाए, और वेदर शॉर्ट नोट्स आर फ्रूटफुल फॉर अस और नॉट। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर एक्चुअली पहले जब अटैम्प्ट दिया मैंने तो इतना टाइम नहीं था, आफ्टर बीटेक मैंने शुरू किया था। 6 मंथ में प्रीलिम्स का पेपर आ गया था, तो उस टाइम तो मेरे पास बिल्कुल शॉर्ट नोट का टाइम नहीं था। बट ये था कि जब मेंस मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ नेक्स्ट टाइम, तो मुझे पता लग गया कि देयर इज़ अ नीड फॉर शॉर्ट नोट्स, क्योंकि मेरी वो रिवीजन नहीं हो पा रही थी जो मैं चाहता था। तो शॉर्ट नोट्स सर बहुत ज़रूरी लगते हैं मुझे, कि आपको एंड में आपको वो फॉर्मूला, जो फॉर्मूला आपको पहले कहीं भूला है वो आपको एक एंड में रिवाइज होना चाहिए। एक दिन पहले अगर एक वीक पहले आप रिवाइज कर लोगे उसको, तो वो क्वेश्चन आप कर ही लोगे। अगर आपने वही चीज़ 6 मंथ पहले पढ़ी है तो आपको वो चांस ही नहीं आप कर पाओगे, क्योंकि प्रोसेस तो हमें पता ही रहता है। तो पता ही, मेथड पता होता है सवाल को सॉल्व करने का। मोस्टली जहाँ पर स्टक कर जाते हैं वो फॉर्मूले में ही रह जाता है सर, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली। तो मतलब शॉर्ट नोट्स आपके हिसाब से वी हैव टू मेक ड्यूरिंग प्रिपरेशन ओनली? यस, इफ पॉसिबल। अगर जैसे मेरे पास तो टाइम नहीं था, बट अगर आप ड्यूरिंग बीटेक शुरू कर रहे हो तो आपको फोकस ही यही करना चाहिए। आप शॉर्ट नोट्स आपके एक रेडी होने चाहिए, ताकि आप उसमें एडिशंस करते जाओ, ताकि एंड में आपको एक बुकलेट मिल जाए जो आपको पूरा कवर्ड होगा, आपका एरिया पूरा। सो नाउ इफ़ आई आस्क कि टेस्ट सीरीज़ जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी प्रिपरेशन के अंदर, उसको आपने कैसे यूज़ किया? मतलब आप टेस्ट सीरीज़ देते थे तो टेस्ट सीरीज़ में भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज़ होती है, फिर मॉक टेस्ट होते हैं, कुछ कंसेप्ट वाइज भी होती है, और एक फुल लेंथ टेस्ट भी होता है हमारा। कौन से स्टेज पे हमें कौन सा टेस्ट अपेयर करना चाहिए, और फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए इन टेस्ट की? सर मेरा तो ये होता था कि अगर मेरा सिलेबस पूरा हो गया हुआ है तो कोशिश मैं करता था कि टेस्ट जितनी जल्दी से जल्दी दे पाऊँ उस सब्जेक्ट की, तो वो सब्जेक्ट की दे दूँ मैं एंड में, क्योंकि मुझे फाइनल में तो जब सारा सिलेबस हो जाएगा तो फुल सिलेबस टेस्ट तो देने ही देने। तो टेस्ट की जितने सिलेबस जल्दी हो जाए तो कोशिश करता था सिलेबस के अकॉर्डिंग, जैसे टेस्ट सीरीज़ में डिफरेंट सिलेबस वाइज टेस्ट होते हैं,
तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा मैं अपना सब्जेक्ट्स भी कोशिश करूँ वैसे भी फॉलो कर पाऊँ, वही टेस्ट दे पाऊँ। तो सर और इनफैक्ट टेस्ट सीरीज़ का रोल सर ये रहा है कि प्रीलिम्स में आपको इट्स ऑल अबाउट स्पीड सर, स्पीड प्लस एक्यूरेसी। स्पीड और एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि आपको इतना टाइम ही नहीं मिलेगा। 150 क्वेश्चंस आपको करने हैं 180 मिनट्स में। 180 मिनट्स में आप 30 मिनट्स लगा लो सर बबल फिलिंग और वो, क्योंकि आपको बीच में रोल नंबर भी है। मतलब 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट के पास 1 मिनट का टाइम है। अब 1 मिनट के टाइम में अगर आपने स्पीड नहीं रखी, क्योंकि आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो फटाफट कर लोगे, बट प्रॉब्लम आएगी आपको न्यूमेरिकल में, वो आपको 1 मिनट से 2 मिनट, 2 से 2.5 मिनट भी लग सकते हैं। तो उसी को आपने अगर 1.5 मिनट में कर दिया तो आप वो टाइम किसी और जगह इन्वेस्ट कर सकते हो। एग्जैक्टली, मतलब 1 मिनट में हमें प्रॉब्लम को पढ़ना भी है, समझना भी है और फिर सॉल्व भी करना है। सो मतलब हमें स्पीड तो बढ़ानी है, साथ में एक्यूरेसी भी होनी चाहिए, बिकॉज आज के टाइम पे कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि अगर छोटा सा पार्ट भी छूट जाता है तो इट क्रिएट्स अ ह्यूज गैप इन द रैंक। यस सर। सो डेफिनेटली आपने कोई स्पेसिफिक टॉपिक्स के ऊपर फोकस डाला था कि नहीं ये टॉपिक्स तो करके जा रहे हैं सर जो पूछे जाते हैं? सर मेरा ऐसा होता था कि प्रीलिम्स में बहुत कुछ भी पूछ लेते हैं आजकल सर, छोटे से छोटे टॉपिक में भी वो काफ़ी इन्वेस्ट कर रहे हैं इस बार यूपीएससी। तो मतलब टॉपिक कोई नहीं छोड़ना है, बट ये है कि जैसे सॉम के कुछ क्वेश्चन जैसे स्ट्रेसेस के प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के काफ़ी रिपीट होते हैं, तो उनकी थोड़ी अपनी कैलकुलेशन इंप्रूव कर देनी है उनमें, लाइक जो टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन है वो थोड़ी कम हो जाए, मेरा टाइम कंज्यूमिंग कम हो जाए। तो बट एज सच सर मैं कोशिश करता कि हर टॉपिक को इक्वल टाइम दे पाऊँ। Now we have talked about prelims preparation. If we move forward to mains में कोई स्पेसिफिक चीज़ है जिसके ऊपर फोकस देना चाहिए हमें? सर मेंस इज़ ए टोटली डिफरेंट थिंग सर, क्योंकि आपको जो प्रीलिम्स में एक है दिमाग में कि ये बहुत बड़ा फॉर्मूला ये पूछेंगे नहीं, या बहुत बड़ा फॉर्मूला इसमें टाइम कंज्यूमिंग है वो आप यूज़ ही नहीं करोगे, तो आपको ऐसे कोई थिंकिंग रख ही नहीं सकते मेंस के लिए, क्योंकि मेंस में आपको कुछ भी पूछ सकते हैं और थ्योरेटिकल में भी कुछ भी किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि रेलवे जैसे सब्जेक्ट्स हो गए जिनमें हम प्रीलिम्स में पढ़ते तो हैं बट हम उसको थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इतना नहीं जाते, तो इसमें वो मेंस में वो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इतने डेप्थ में चले जाते हैं। एयरपोर्ट हो गया, इनफैक्ट इस साल एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे का प्रॉब्लम आया था, जो कि हम प्रीलिम्स में कोशिश करते हैं कि नहीं करें। तो वो मैंने अनफॉर्चुनेटली वो टॉपिक मैंने एक छोड़ा था जो मैं नहीं कर पाया था उसमें, और वो ज़्यादा प्रॉब्लम मतलब अगर पढ़ी हुई हो आपने वो थ्योरी तो आसानी से बन जाता है वो क्वेश्चन। तो मेरा भी एडवाइस यही रहता है लर्नर्स को कि हमारी कवरेज पूरी होनी चाहिए एटलीस्ट फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज, क्योंकि यहाँ पे अगर सिलेबस में एक छोटा सा पॉइंट भी मेंशन्ड होता है उसके ऊपर भी प्रॉब्लम पूछी जाती है, चाहे वो प्री में आ जाए चाहे वो मेंस में आ जाए सर। और यूजुअली सर वो मोस्टली 12 नंबर के क्वेश्चन में होती है सर, जो कंपलसरी क्वेश्चन होता है, आप उसको छोड़ भी नहीं सकते, और आपको उस टाइम इतना दुख लगता है कि भाई ये टॉपिक मैंने क्यों छोड़ा पढ़ लेता, एक 12 नंबर फ्री के मिलते हैं। एग्जैक्टली क्योंकि एक आउट फोकस या जो अनटच्ड एरिया होता है उसमें से क्वेश्चंस उठाए जाते हैं और वो बहुत बेसिक क्वेश्चंस ही होते हैं सर। डेफिनेटली। सो वी हैव टू कवर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर सिलेबस। आपको अपना सिलेबस थरोली पता होना चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस के अंदर, उसको कवर भी करना चाहिए। आपके मेंस में डिफरेंस था मार्क्स के अंदर पहली बार? यस सर, और तीसरी बार ह्यूज डिफरेंस था सर। एक्चुअली पहली बार तो मेरा वैसे मैंने बोला कि मेरा मेंस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो 295 स्कोर था। ओके। तो नेक्स्ट टाइम जब मेरा थोड़ा इंप्रूवमेंट हुई मेंस में, बट वो स्कोर 395 था, बट आई बिलीव जिस हिसाब से पेपर रहा था और चेकिंग हुई तो आई विल नॉर्मलाइज करके मैं उसको 350 ही कंसिडर करूँगा। ओके। एज जो पिछले साल के कंपैरिजन में, मतलब इतनी इंप्रूवमेंट नहीं हुई, बट इस बार मुझे लग रहा है सर अबाउट 400 स्कोर मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। यस सर। और शायद उसी वजह से आपकी रैंक भी आ पाई। यस सर, वो नॉर्मलाइज मैं उसी सेंस में कर रहा हूँ जो पहले पेपर की चेकिंग के और पहले पेपर की डिफिकल्टी के हिसाब से सर। ओके। नाउ इफ वी मूव फॉरवर्ड फॉर द थर्ड सेक्शन ऑफ द एग्जामिनेशन व्हिच इज इंटरव्यूज। इंटरव्यूज में मेनली कैंडिडेट को ऐसा लगता है कि ये तो लास्ट स्टेज है और ऑलमोस्ट हमारा मेन पोर्शन तो निकल चुका है, तो उसमें लीनियंसी आ जाती है हमारे अंदर। इस इंटरव्यू की कितनी सिग्निफिकेंस है हमारे फाइनल सिलेक्शन के अंदर? सर पहले बोला जाता था कि इंटरव्यू आपको रैंक दिलाएगा, सिलेक्शन नहीं, बट अब तो सर इतना कंपटीशन बढ़ गया और नंबर ऑफ सीट्स इतनी कम हो गई हैं कि आपको किसी भी स्टेज पे आप कंप्लेसेंट नहीं हो सकते। एग्जैक्टली। आपको इंटरव्यू भी ऐसे कंसीडर करना है जैसे आप मेंस दे रहे हो, जैसे प्रीलिम्स दे रहे हो, क्योंकि आप इंटरव्यू में अगर आप 10 मार्क्स भी खींच लेते हो, अगर आप जहाँ 10 मार्क्स कम 5 मार्क्स से आप आउट हो रहे थे वो या 5 मार्क्स से ऊपर आ रहे हो और आपका रैंक भी अराउंड
काफ़ी 5 Improve हो जाएगा। to 6 नंबर्स इंप्रूव हो जाएगा। एग्जैक्टली तो आपको एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में आप जंप कर सकते हो सीधा ही। ओके। और इंटरव्यूज़ में कैसा मतलब कंडक्ट होता है? जो हमारे बोर्ड मेंबर्स होते हैं, हाउ दे मेक यू फील कंफर्टेबल और नॉट, यस सर। कि कोई हेजिटेशन होती है अंदर? सर फर्स्ट टाइम तो मेरा काफ़ी थोड़ा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा था, क्योंकि मैं थोड़ा फर्स्ट अटैम्प्ट था। जब फर्स्ट अटैम्प्ट इंटरव्यू का दिया तो मैं डरा भी हुआ था। तो इनफैक्ट सर का भी उतना, आई बिलीव जो मेंबर थे उस टाइम, उन्होंने उतना इम्पैक्ट नहीं दिखाया मेरे मतलब कि एंग्जाइटी को कम करने में, जो सेकंड टाइम रहा मेरे में। सेकंड टाइम जो चेयरमैन सर थे, उन्होंने काफ़ी मेरा मतलब, उनको भी पता है कि इस स्टेज तक पहुँचे, इनको एंग्जाइटी और ये तो होना ही है। तो उनको बच्चे को एक काम किया, मतलब काम करने का उनका होता है एक प्रोसेस सर। उन्होंने लाइक मेरे से पूछा आप कहाँ से हो, आपने क्या वेदर है, कहाँ कब उसको विज़िट करना चाहिए। जैसे मैं जम्मू से हूँ तो कहते हैं जम्मू में कब विज़िट करना चाहिए, श्रीनगर में कब विज़िट करना चाहिए, कैसा वेदर रहता है। तो लाइट क्वेश्चन से एक बार आप कंफर्टेबल हो जाओ, फिर उसके बाद वो क्वेश्चन तो पूछेंगे। सर मेंस में मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि मेंस में क्वेश्चन सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको 8 में से कोई 5 क्वेश्चन करने हैं और 5 में से भी हर क्वेश्चन के 3 पार्ट होते हैं। तो आपकी अगर आपको लगता है कि आपको अब इस स्टेज पे ऐसा हो गया कंपटीशन कि आपको तीनों के तीनों पार्ट आने चाहिए, क्योंकि अगर आपने एक पार्ट भी छोड़ा वो 20 नंबर सीधा नीचे जाएंगे, और 20 नंबर इनफैक्ट आपको रेस से बाहर कर सकते हैं आपको। तो क्वेश्चन सिलेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट मैटर करती है सर। और एक मिथ कही जाती है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन नंबर्स फेच नहीं करते, बट आई बिलीव कि अगर आपको एक लिखने का तरीका आता है कि पॉइंट्स में लिखो, इजी अंडरस्टैंडेबल हो क्वेश्चंस आपके, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी नंबर फेच कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ गोइंग कि आप न्यूमेरिकल पकड़ोगे जिसमें आपको पता है मेरे गलत होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप्स के 4 या 5 मार्क्स मिल सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ दैट हम ये कर लें कि थ्योरी पकड़ लें 20 नंबर की, तो आप उसमें अगर आप आधे से ज़्यादा या आधा भी कर लो तो आपको 10 मार्क्स तो 10 या 11 मार्क्स तो मिल सकते हैं थ्योरी में। ओके। तो ये वेटेज कितना होता है थ्योरी और न्यूमेरिकल पोर्शन का मेंस में? सर मेंस में पहले पेपर में तो थ्योरी अराउंड 300 में से 270 न्यूमेरिकल पोर्शन होता है, तो 30 और 40 मार्क्स की एक सब्जेक्ट है हमारा उसके अंदर बिल्डिंग मटेरियल और थोड़ी बहुत सीपीएम पार्ट की अगर कहीं पूछ लें, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के रिलेटेड पूछ लें। तो बाकी सॉम स्ट्रक्चर से तो वो न्यूमेरिकल बेस्ड ही पूछते हैं, और आरसीसी स्टील भी उनका मोस्टली न्यूमेरिकल बेस्ड ही होता है। बट सेकंड पेपर में सर काफ़ी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे इरिगेशन हो गया, जियोटेक के कुछ टॉपिक्स हो गए, यस सर, एनवायरनमेंट के कुछ टॉपिक्स हो गए सर, जो इन फ्लूइड को छोड़ के ऑलमोस्ट मोस्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चन, सर्वे हाईवे हो गए सर, रेलवे के काफ़ी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं सर। तो मतलब पेपर 2 में थ्योरी के ऊपर फोकस थोड़ा सा ज़्यादा रखना चाहिए देन पेपर 1। यस सर, इनफैक्ट इस बार भी जो पेपर आया था सेकंड पेपर, उसके हर क्वेश्चन में अराउंड 20 मार्क्स की तो थ्योरी थी। तो आप तो थ्योरी तो मतलब आप इन द सेंस कि हर क्वेश्चन में नहीं कह सकते, लाइक अगर आपको 8 में से 5 करने हैं तो 5 में से आप 3 क्वेश्चन में तो 30 मार्क्स की थ्योरी है ही है, तो आप उसको एस्केप नहीं कर सकते। अब एस्केप नहीं कर सकते कि आपकी बोल दो कि मैं न्यूमेरिकल स्ट्रॉन्ग रखूंगा, न्यूमेरिकल में मार्क्स खींचूंगा, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब कंपटीशन इतना है कि आपको एक भी चीज़ छोड़नी नहीं है आपको। ओके। यहाँ पे मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा आपसे कि जैसे कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता हमारे प्री के अंदर, पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस तो आते ही हैं उसके अंदर, जो स्ट्रक्चर पार्ट है और जो अपना पेपर 2 के अंदर फ्लूइड वाला पार्ट है, उसमें भी कैलकुलेशंस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। तो इन प्रॉब्लम्स को चलो 2 तरीके हैं, आइदर वी इंक्रीज दी स्पीड या फिर इन प्रॉब्लम्स को हमें स्किप करना होता है। तो इस चीज़ को कैसे मैनेज करते थे आप कि मैं प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करूँ तो जल्दी करना है या फिर मैं छोड़ दूँ उस प्रॉब्लम को? सर पहले मेरा होता था कि क्वेश्चन रीड करके ऑप्शंस पहले चेक करूँ कि ऑप्शंस कितने क्लोज हैं। अगर ऑप्शंस लाइक 1.5, 1.6, 1.7 है तो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का मतलब नहीं है, क्योंकि आपको जितनी टाइम आप इन्वेस्ट करोगे उस एक क्वेश्चन की कैलकुलेशन में, हाँ ठीक है, अगर एंड में आपको वो पॉइंट, अगर कोई क्वेश्चन नहीं मिल रहा हो, अगर उस पर इन्वेस्ट करना चाहो तो कर सकते हो, बट बीच में मैं कभी सजेस्ट नहीं करूँगा कि वो कर पाएँ, वो क्वेश्चन उस पर टाइम इन्वेस्ट करें। तो कोशिश यही है कि जिनमें ऑप्शंस दूर हैं तो उसको आप आपको 484.5 समथिंग या कुछ ऐसे बन रहा है, या 487 भी बन रहा है, तो आप उसको सीधा अंडर रूट 484 का ले लें, 22 बन जाता है जो। तो ऐसे ही आप उसको कर सकते हैं। तो वो ऑप्शन देख के हमें डिसाइड करना होता है। नाउ कैन यू थ्रो सम लाइट कि जब आप प्रिपरेशन करते थे तो आपके फैमिली और जो आपका फ्रेंड सर्कल है उनका कितना रोल होता था आपको बूस्टअप करने में या पुश करने में टुवर्ड्स योर प्रिपरेशन? सर राइट फ्रॉम स्कूल डेज की मेरे स्कूल का एक ही मोटो था, प्रे एंड वर्क।
तो मेरे पेरेंट्स का भी वही था कि प्रे करो और वर्क करो, बाकी अब तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, जो तुम्हारे कंट्रोल में तुम वो करो। ओके। तो मेरा फोकस यही रहता था कि इसी साइड रखूं, प्रे करूं, साथ साथ अपना वर्क से जितना ज़्यादा करूं। तो मेरे पेरेंट्स का काफ़ी रोल रहा, उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की, मेरी सिस्टर का काफ़ी रोल रहा। इनफैक्ट कितने बार तो उन्होंने मेरा काम होता था वो स्पेशली खुद कर देते थे, ताकि मैं अपना टाइम ना वेस्ट कर पाऊँ। पूरा सपोर्ट रहा सर उनका मेरा। यस सर। तो फ्रेंड्स का काफ़ी रहा। फ्रेंड्स आफ्टर जब लास्ट टाइम मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ, जब लास्ट टाइम मेरा इंटरव्यू में आउट हुआ सर, लाइक मुझे नेक्स्ट प्रीलिम्स में 3 या 4 मंथ्स है, बट मैं 1 मंथ तक तो फोकस ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि सेम चीज़ आपको दोबारा पढ़नी, वो एक मतलब कि अंदर लगता है कि भाई ये दोबारा सेम चीज़ पढ़नी, जबकि मैं कर सकता था, एक थोड़े नंबर से रह गया। वो उसके लिए बनाना, तो वो सर फ्रेंड्स का आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है सर। ये मोटिवेट करते हैं, वो आपका माइंड डिविएट करते हैं कि इस फेलियर को नहीं एज ए फेलियर मत कंसिडर करो, एज ए सीखने की अपॉर्चुनिटी कंसिडर करो, अपनी गलतियों इंप्रूव करो। तो मेरे काफ़ी दोस्तों का सर रहा है उसमें। फ्रेंड से मैं एक पॉइंट और मेंशन करना चाहूँगा, आपके फ्रेंड ने ही लास्ट ईयर ही वाज आल्सो अ टॉपर, ईएससी टॉपर, सिंगल डिजिट रैंक थी उनकी भी। उन्होंने रेकमेंड किया था, इनफैक्ट ये बोला था कि लास्ट ईयर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, नेक्स्ट ईयर ही वाज श्योर कि आपका सिलेक्शन होगा और आप CTWT पे आए। यस सर। तो अगर आप उन फ्रेंड के लिए कुछ बोलना चाहेंगे? मैं ये बोलना चाहूँगा, थैंक यू फॉर बिलीविंग इन मी। मैं बोथ अमरजीत और गुरतेज दोनों का काफ़ी थैंक्स करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने मेरा हर स्टेज में काफ़ी मतलब हेल्प रखी, मेरी हर स्टेज में मोटिवेट करते थे मुझे। लाइक प्रीलिम से पहले या इंटर मेन से पहले मुझे मतलब कि इस तरीके से काम करते थे कि भाई तेरे को आता है सब, तू कर सकता है, तू बस अपनी काम रहना और उस जितना इम्प्रूवमेंट कर सकता है आराम से करना, मगर पेपर। तो ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, हमारे जो दोस्त साथ होते हैं हमारे, अगर वो मोटिवेट कर दें, हमारे अंदर बिलीफ रखें, तो ये भी हमें पुश देती है हमारे गोल की तरफ। यस सर। चलिए, क्योंकि ईएससी एक इतना बड़ा एग्ज़ाम है और बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है इसको क्लियर करने के अंदर, अगर एक बार नहीं होता तो दोबारा से वो साइकिल स्टार्ट करनी पड़ती है हमें। तो ऐसे बहुत सारे स्टेजेस आती हैं जहाँ पे हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। उस पर्टिकुलर टाइम पे आप अपने आप को गियर अप कैसे करते थे? सर एक्चुअली मैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो फुटबॉलर है उसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ सर। तो मैं सर उनकी आइडियोलॉजी सर, सेल्फ बिलीफ, उसमें बहुत विश्वास करता हूँ सर, कि अपने पे भरोसा रखो और तुम्हें मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अगर तुम पढ़ रहे हो और हार्ड वर्क कर रहे हो, बट अगर तुम अपने पे भरोसा नहीं रख पा रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर तुम सेल्फ बिलीफ करोगे तभी तुम अपने कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और तुम वही कॉन्फिडेंस पेपर में रिफ्लेक्ट कर पाओगे सर। ओके, मतलब जो भी लर्नर है वहाँ पे उनको बस ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि दैट दे कैन डू इट। यस सर, दे शुड डेफिनेटली कीप इन देयर माइंड सर। सो दोज वर वेरी इंसाइटफुल आंसर्स विच यू गेव, और बहुत इंटेंस बातें चल रही थी कि कैसे हम अपनी प्रिपरेशन को आगे कैरी फॉरवर्ड करें। अब थोड़ा फन पार्ट में एंटर करते हैं। ये दूसरा सेगमेंट होता है हमारे इंटरव्यूज़ का। इट इज़ रैपिड फायर राउंड। आई विल बी थ्रोइंग सर्टन क्वेश्चंस ऑन यू, और उसके बारे में जो भी आपके दिमाग में पहली चीज़ आती है आपको वही डायरेक्टली बतानी है, बिना कोई सोचे समझे। ठीक है। सो आई विल स्टार्ट ऑफ विद द क्वेश्चंस। If you had to change your name, what that name would be? सर आई एम happy with this my name. अच्छा, यही नाम रखोगे? यही नाम रखूँगा सर। यही नाम रखना है, चलो आपको। नेक्स्ट, what is the most important object that you own? सर ऑब्जेक्ट एज इन सर कोई इतना लगाव नहीं, मटेरियलिस्टिक नहीं हूँ सर मैं। अच्छा, मतलब ऐसा कोई वो नहीं है, प्रेम नहीं है? प्रेम नहीं है सर। चलिए, ऐसी कोई मूवी जो सबने देखी हो और आपने नहीं देखी हो? सर इंसेप्शन। इंसेप्शन नहीं देखी है? नहीं सर, अब तो टाइम है। देखूंगा सर। व्हाट इज द ड्रीम जॉब? सर ये ड्रीम जॉब थी सर, इसी के लिए लगाया था, मेहनत की थी सर। ओके, मतलब ड्रीम पूरा हो गया आपका? यस सर, एक ठीक है। इज देयर एनी वर्क, ऐसा कोई काम है जिसको आप करना चाहोगे बट यू डोंट वांट मनी इन रिटर्न ऑफ दैट? सर मैं रिसर्च साइड अगर मेरा बनता है तो मैं वो करना चाहूँगा विदाउट एनी रिटर्न इन इट। मतलब रिसर्च किसी भी साइड सर, मोस्टली सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हो तो वो भी ठीक है, नहीं तो किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से सर। ओके, चलिए। व्हाट आर यू लुकिंग 10 years फॉरवर्ड फ्रॉम हियर? अगले 10 सालों में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? सर अभी तो मैं ईएससी का जो अभी क्लियर किया, तो सर आई बिलीव कि इसमें जितना अपनी जॉब को जस्टिफाई कर पाऊँ, कितना ट्रुथफुल रह सकूँ अपनी जॉब को, तो वो रह सकूँ।
और प्रमोशंस जैसे वो होती रहती हैं। मतलब सिविल में ही रहना है अभी आपको। तो यस सर, अभी तो यही माइंड सिविल में ही है मेरा सर। चलिए, इज देयर एनी ऐप दैट यू हेट एंड यू स्टिल हैव दैट ऐप इन योर फोन? इंस्टाग्राम सर, इट्स वेरी एडिक्टिव सर। इंस्टाग्राम, अभी पिछले एक लर्नर थे हमारे, उन्होंने बोला था फेसबुक एंड दिस ही स्विच टू इंस्टाग्राम। तो मतलब ये जो सोशल मीडिया सर बहुत एडिक्टिव होती है सर। एग्जैक्टली। अच्छा, इफ़ यू हैड वर्ल्ड्स अटेंशन फॉर 30 सेकेंड्स व्हाट वुड यू से? अगर पूरी दुनिया आपको देख रही है और 30 सेकंड का टाइम है आपके पास, क्या बोलोगे आप? सर मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि हमें दूसरों की पेन्स को अंडरस्टैंड करना चाहिए, कि इंस्टेड ऑफ कि अपना देखना, दूसरों की पेन देखो, उनका अंडरस्टैंड करो, और अगर एक ट्रू पीस है तो उसको अचीव करने के लिए सबको मोटिवेट होना चाहिए उस तरफ, अपने स्टेप्स इंक्लाइन करने चाहिए सर। और आज के टाइम पे तो ये बात यस रेलेवेंट सर, भी है। रेलिवेंट है सर। So those were very interesting answers which you gave, and for that we have a small token for you, a gift hamper. थैंक यू सर। Now we have a ritual here. हमारा एक रिचुअल है कैमोमाइल टीवी टॉपर्स पे, कि अगर आपको लगता है या आप चाहते हैं कि आपका कोई फ्रेंड या और कोई टॉपर हो जो अपनी जर्नी यहाँ पे आके शेयर करे, यू कैन टैग दैट पर्सन एंड वी ट्राई, हमारी टीम ट्राई करती है कि वो रीच आउट करे जैसे आपको रीच आउट किया, और वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सके हमारे प्लेटफॉर्म पे आके। सर आई वुड लाइक टू टैग विपुल गोयल, ही इज रैंक 12 and this year only? Yes sir, this year only, and it was his last attempt. तो लास्ट अच्छा। अटेम्प्ट में सर इस लेवल का पेशेंस रखना, इस लेवल का हार्ड वर्क करना सर, वो डिजर्विंग है सर। सो मतलब उनकी स्टोरी काफ़ी इंस्पायरिंग है सर। इंस्पायरिंग होगी। सो विपुल, आई विल ट्राई, मैं अपनी टीम को बोलूँगा कि आपके कांटेक्ट में आए, एंड आई विल विश कि आप भी आगे अपनी जर्नी शेयर करें हमारे प्लेटफॉर्म पे, और बाकी लर्नर्स को भी इंस्पायर करें। सो दैट वाज सुधांशु महाजन फॉर यू। आई होप उनकी स्टोरी ने आपको इंस्पायर किया होगा, आपकी प्रिपरेशन को ज़रूर बूस्ट मिली होगी उससे, एंड आई होप कि नेक्स्ट ईयर आप सब लोग भी ESE क्रैक करें और हमारे साथ यहाँ पे अपनी जर्नी को शेयर करें। तो विल बी राइट बैक विद अनदर एपिसोड ऑफ कैमोमाइल टीवी टॉपर्स। टिल देन, लेट्स क्रैक इट।